हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज इस कोर्स का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे हम लोग काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर अवस्थिति की। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो 0 डिग्री की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, इसको कहा जाता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वेटर जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ ग्लोब और साउथ ग्लोब। यहाँ पर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, चाहे वो नॉर्थ ग्लोब में हो या फिर साउथ ग्लोब में, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती जाती है। ठीक है, अक्षांश होता क्या है बेसिकली, इसको आपको समझना है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होता है अक्षांश। क्लियर, समझ में आया आपको। देखिए क्या बताया मैंने कि पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, होती है क्या, अक्षांश। ये आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनको अंशों, मिनटों और सेकंड्स में जो है वो दर्शाया जाता है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी, याद रखना है 89, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्याएं होती हैं ग्लोब पर, वो कितनी होती हैं, 179। 179 कैसे आया, 89 हो गई नॉर्थ ग्लोब में और 89 हो गई साउथ ग्लोब में, और एक है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो 179 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है ग्लोब पर, 179। एक और फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। तो ये जितने भी नॉर्थ ग्लोब वाले अक्षांश होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री एन लिखकर। क्लियर, और ये जितने भी साउथ ग्लोब वाले अक्षांश होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री एस लिखकर। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं 60 डिग्री नॉर्थ। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये है 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। साउथ की बात करें तो 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको ये जो 0 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। अब ये क्या है, देखिए, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्राइम मेरिडियन, आपको याद रखना है। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इस कारण से इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी से टाइम का निर्धारण होता है, आपको याद रखना है। ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके पूर्व में और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ये सभी क्या हैं, ये हैं देशांतर रेखाएं, आपको याद रखना है। देशांतर रेखाएं जो हैं वो समानांतर नहीं होती है, जिस प्रकार से हम लोगों ने बात करी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो हैं समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं जो हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से अगर हम लोग विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो अधिकतम होती है। कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री डब्ल्यू लिखकर, डिग्री वेस्ट लिखकर, और इसके पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री ई लिखकर, डिग्री ईस्ट लिखकर। उदाहरण के तौर पर 120 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा और 120 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनको ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींचा क्यों गया। इनकी जरूरत पड़ती है पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कि वो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन बताने के लिए जो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इनको खींचा गया है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति की
कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है ग्लोब पर। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उत्तर प्रदेश के अक्षांश और उसके देशांतर के बारे में बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यह है भारत का मैप और यह है बीच में यहाँ पर उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 77.33 डिग्री ईस्ट से लेकर 84.39 डिग्री ईस्ट तक। तो ये आपको याद रखना है। डिग्री ईस्ट क्यों आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश या भारत की जो अवस्थिति है वो इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में है, इसी कारण से यहाँ पर क्या आया, डिग्री ईस्ट आया। बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.52 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.25 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, आपको याद रखना है। डिग्री एन क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है या फिर कहें कि जो भारत है वो पृथ्वी के नॉर्थ ग्लोब में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ये निर्धारण करता है उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर अवस्थिति का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लियर। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि विश्व में जनसंख्या के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो 5वें स्थान पर आता है। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, इनके बाद में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है विश्व में जनसंख्या के मामले में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। याद रखना इनके बारे में। बात करें उत्तरी जिले की, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है वो है सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है सोनभद्र। तो इन चारों जिलों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो कितना है, वो है 650 किलोमीटर। क्लियर, याद रखना है। और बात करें उत्तर से दक्षिण विस्तार की, तो वो है 240 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और सहारनपुर जिलों के बारे में। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो सहारनपुर है उसकी कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है और जो सोनभद्र है उसकी कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, बात करते हैं सहारनपुर की। तो देखिए सहारनपुर की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तराखंड से। तो सहारनपुर जिला जो है वो 3 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। याद रखना इसके बारे में। बात करते हैं सोनभद्र की। तो देखिए सोनभद्र की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में, झारखंड के साथ में और बिहार के साथ में। तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य स्थित हैं और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की। तो देखिए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की बाउंड्री जो है वो टच होती है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं वो देखते हैं। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये उत्तराखंड के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले की बाउंड्री टच होती है, वो है सहारनपुर जिला। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हरियाणा की। तो देखिए हरियाणा के साथ में उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की बाउंड्री जो है वो टच होती है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं देखते हैं। सहारनपुर है एक, तो शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है और अलीगढ़ है। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। तो देखिए दिल्ली के साथ में उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की बाउंड्री टच होती है। कौन कौन से जिले हैं वो, एक है गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान के साथ में भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की बाउंड्री टच होती है। कौन कौन से जिले हैं देखते हैं। एक तो है मथुरा और दूसरा है आगरा। तो इनके साथ में राजस्थान की बाउंड्री टच होती है। आपको याद रखना है मथुरा और आगरा के साथ में। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए
मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों की बाउंड्री टच होती है, आपको याद रखना है। कितने जिलों की? तो 11 जिलों की बाउंड्री टच होती है मध्य प्रदेश के साथ में, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं वो। तो देखिए, एक तो आगरा है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये वो 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की और झारखंड की। देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है उत्तर प्रदेश के केवल एक ही जिले के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उस जिले का नाम है सोनभद्र। क्लियर? तो सोनभद्र के साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों जो हैं अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बिहार की। तो देखिए, बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की बाउंड्री टच होती है, आपको याद रखना है। कौन कौन से जिले हैं वो देखते हैं। देखिए, एक तो सोनभद्र है, क्लियर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज। तो ये वो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं नेपाल की। तो देखिए, नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कुल 7 जिले हैं, देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। एक है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों की, और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे बड़े जिलों की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उसके बाद स्थान आता है सोनभद्र का, उसके बाद हरदोई और फिर सीतापुर। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो नंबर 1 स्थान पर है लखीमपुर खीरी, याद रखना है। नंबर 2 पर है सोनभद्र, और नंबर 3 पर है हरदोई जिला, और नंबर 4 पर है सीतापुर जिला। क्लियर? तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़ जिला, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों के बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि 2011 में उत्तर प्रदेश में 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से जिले थे वो? एक था प्रबुद्धनगर, दूसरा था पंचशील नगर और तीसरा था भीमनगर, ठीक है। ये जो प्रबुद्धनगर जिला है इसको मुजफ्फरनगर जिले में से निकाला गया था, आपको याद रखना है। और 2012 में हुआ क्या कि 2012 में प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर कर दिया गया शामली जिला, ठीक है। तो आपको याद रखना है। पंचशील नगर जिला जो था इसको निकाला गया था गाजियाबाद जिले में से, और 2012 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया हापुड़ जिला। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। हापुड़ जिले के बारे में आपको याद रखना है कि जो हापुड़ जिला है ये मेरठ डिवीजन का पार्ट है। जो भीमनगर जिला है इसको निकाला गया था मुरादाबाद और बदायूं जिले में से। क्लियर? और 2012 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया संभल जिला। क्लियर? और जो संभल जिला है ये है उत्तर प्रदेश का 75वां जिला। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? संभल जिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों की। तो देखिए, इनको याद करने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। क्या याद रखना है आपको? रामू। रामू के बारे में आपको याद रखना है। रा से बनेगा राजस्थान, मतलब राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 स्थान पर है, आपको याद रखना है। एम। एम से बनेगा मध्य प्रदेश। क्लियर? जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 2 स्थान पर है। और जो दूसरा एम है उससे बनेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो नंबर 3 स्थान पर है। और यू से बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 4 स्थान पर है। मतलब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार 4थे स्थान पर आता है पूरे भारत में, भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इन 2 एम में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से एम से क्या बनेगा, कौन से एम से मध्य प्रदेश बनेगा और कौन से एम से महाराष्ट्र बनेगा, तो आपके उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं। देखिए, राजस्थान के पास में आपको देखना है कि कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है। देखिए, राजस्थान के पास में पड़ता है मध्य प्रदेश। क्लियर? महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान के पास वाला जो एम है उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस दूसरे एम से बनेगा महाराष्ट्र और यू से बनेगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको पता है कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों एक ही राज्य थे। तो 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, मतलब उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र था वो उत्तराखंड में चला गया। तो इस कारण से अब उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र रह गए हैं।
कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों के बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। उत्तर प्रदेश को हम लोग भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक है उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये जो डिवीजन है इसको कहा जाता है हिप्सोग्राफिकल डिवीजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई ये हिप्सोग्राफी होता क्या है, फिर हम लोग इनके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हिप्सोग्राफी की। तो देखिए हिप्सोस जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। क्लियर? तो हिप्सोग्राफी का क्या मतलब हुआ? हिप्सोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो ऊंचाइयां हैं उनका अध्ययन। तो ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है हिप्सोग्राफी की। तो देखिए अगर हम लोग एक हिप्सोग्राफिक कर्व खींचने की कोशिश करें, पृथ्वी की सतह पर जितनी ऊंचाइयां हैं उनको लेकर अगर हम लोग एक हिप्सोग्राफिक कर्व खींचने की कोशिश करें तो कर्व जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिए इस कर्व से हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कितना ऊंचा है और पृथ्वी की सतह पर स्थित जो सबसे नीचा पॉइंट है वो कितना गहरा पॉइंट है। ठीक है, पृथ्वी पर जो लैंड एरिया है, पृथ्वी पर जो स्थल भाग है उसकी एवरेज हाइट कितनी है और पृथ्वी पर स्थित जो समुद्री भाग है उसकी एवरेज गहराई कितनी है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और बात करें सबसे गहरे पॉइंट की तो वो है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई कितनी है? 10.9 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास मैरियाना ट्रेंच की गहराई है। तो बेसिकली ये जो हिप्सोग्राफिक कर्व है ये है क्या? ये पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंचे पॉइंट और पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे गहरे पॉइंट के बीच में खींचा गया एक कर्व है। इससे हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी का स्थल भाग है, जो लैंड एरिया है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है। तो देखिए पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसकी एवरेज हाइट है 0.8 किलोमीटर। और बात करें समुद्री भाग की तो जो समुद्री भाग है पृथ्वी पर स्थित उसकी जो एवरेज गहराई है वो है 3.7 किलोमीटर। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है हिप्सोग्राफी के बारे में, हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में। तो अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो ये है क्या? ये पृथ्वी पर स्थित ऊंचाइयों और निचाइयों का अध्ययन है। तो इन्हीं अलग अलग प्रकार की ऊंचाइयों और निचाइयों के आधार पर, या फिर इसको ऐसे कहें कि पृथ्वी की सतह पर स्थित जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं उनके आधार पर जो पृथ्वी की सतह है उसको हम लोग विभाजित करके पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की, ये भी क्या है? ये भी एक हिप्सोग्राफिकल डिवीजन है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र है वहां की जो स्थलाकृतियां हैं वो अलग हैं, जो मैदानी क्षेत्र है वहां की जो स्थलाकृतियां हैं वो अलग हैं, और जो दक्षिण में पठारी क्षेत्र है वहां की स्थलाकृतियां अलग हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों क्षेत्रों के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर में जो भाबर एवं तराई क्षेत्र है उसकी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है भाबर एवं तराई क्षेत्र। क्लियर? जो भाबर क्षेत्र है वो उत्तर दिशा में होता है और जो तराई क्षेत्र है वो भाबर क्षेत्र से सटा हुआ भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होता है। ठीक है, अभी हम लोग मैप की सहायता से देखेंगे कि भाबर क्षेत्र कहाँ पर है और तराई क्षेत्र कहाँ पर है। उससे पहले हम लोग भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए भाबर क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि जो भाबर क्षेत्र है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े पत्थरों से, बोल्डर से, जो मोटा बालू होता है उनसे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से बहाकर लेकर आती हैं बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, और उसको जो है पहाड़ों के तलहटी वाले क्षेत्र में लाकर छोड़ देती है। तो जो हिमालय की शिवालिक रेंज है उसकी तलहटी में निर्माण हुआ है भाबर क्षेत्र का। तो भाबर क्षेत्र के बारे में आपको क्या याद रखना है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के कारण, और निक्षेप कैसा है? इस निक्षेप में है बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, मोटा बालू। ठीक है, तो इस प्रकार के निक्षेप के कारण भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती हैं और इस क्षेत्र में आकर जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। आपको याद रखना है। तो ये जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, आपको याद रखना है। बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तो देखिए तराई क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र जो है ये भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में भाबर से ही सटा हुआ क्षेत्र है। बात करते हैं कि तराई क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तराई क्षेत्र का निर्माण जो है नदियों के द्वारा
बहाकर लाए गए महीन निक्षेपों के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर निक्षेप जो है महीन नहीं है, यहाँ पर कंकड़ है, पत्थर है, बोल्डर्स हैं। लेकिन तराई क्षेत्र में जो निक्षेप है वो महीन है। तराई क्षेत्र जो है वो समतल होता है, यहाँ की जो भूमि है वो नमी युक्त होती है, दलदली होती है, मार्शीलैंड होती है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी जो है वो अच्छी होती है, और इसी कारण से ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ये कृषि के लिए उपयुक्त होता है, और इस क्षेत्र में गन्ना व धान की खेती की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको तराई क्षेत्र के बारे में याद रखने हैं। चलिए मैप में देखते हैं कि भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए ये है हिमालय की शिवालिक रेंज। तो हिमालय की जो शिवालिक रेंज है इसकी तलहटी में है भाबर क्षेत्र, और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं बड़े बड़े पत्थर्स, बोल्डर्स। क्लियर। तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये है भाबर क्षेत्र, आपको याद रखना है। भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में इसी से सटा हुआ क्षेत्र है तराई क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो है वो बड़े बड़े वन मिलते हैं। यहाँ की जो भूमि है वो नमी युक्त है, दलदली है, मार्सी लैंड है। तो ये जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, यहाँ पर धान व गन्ने की खेती की जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है तराई क्षेत्र, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले तराई क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उनमें शामिल हैं बिजनौर, रामपुर, बरेली से लेकर कुशीनगर तक के जो जिले हैं वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की, जिसका नाम है मैदानी क्षेत्र, या फिर जिसको कहा जाता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। सबसे पहले इसको मैप से देखते हैं कि है कहाँ पर। देखिए ये जो क्षेत्र है ये है उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है इसके उत्तर में है हिमालय पर्वत, और बात करें इसके दक्षिण की, तो इसके दक्षिण में एक तरफ है विंध्यन रेंज और दूसरी तरफ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है इसका निर्माण गंगा, यमुना और जो इनकी सहायक नदियां हैं इनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण जो है गंगा नदी, यमुना नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि बात करें हम लोग रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, गोमती नदी है, शारदा नदी है और घाघरा नदी है। तो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इस मैदान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्लिस्टोसीन युग से प्रारंभ हुई थी और वो अभी तक चल रही है। तो देखिए ये जो डिपोजिशन है ये काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ डिपोजिशन है। क्लियर। इसको कहा जाता है फर्टाइल एलुवियल डिपोजिशन। एलुवियल की हिंदी होती है जलोढ़। नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो डिपोजिशन होता है उसको जलोढ़ बोलते हैं, और उस डिपोजिशन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको जलोढ़िया मिट्टी बोलते हैं। तो ये जो मैदान है इसको कहा जाता है एलुवियल प्लेन या फिर जलोढ़िया मैदान, आपको याद रखना है। तो इस मैदान के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है ये भाबर एवं तराई क्षेत्र और दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है इन दोनों के बीच में स्थित है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये समतल है और ये काफ़ी उपजाऊ है। क्लियर। हम लोगों ने बात करी कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण हुआ है गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर पाया जाने वाला जो निक्षेप है उस निक्षेप की संरचना के आधार पर इस मैदान को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक है बांगर क्षेत्र और दूसरा होता है खादर क्षेत्र। अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र होता क्या है। तो निक्षेपों की संरचना के आधार पर ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बात करते हैं बांगर क्षेत्र की। तो देखिए बांगर क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर नदी बहुत पहले बहा करती थी। ये जो मैदान है ये पुरानी जलोढ़िया मिट्टी से निर्मित मैदान है। यहाँ पर पाए जाने वाली जो मिट्टी है उसकी जो प्रोफाइल होती है वो मैच्योर होती है, मतलब यहाँ की मिट्टी जो है अपनी मैच्योर अवस्था में होती है, आपको याद रखना है। ये जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, इस कारण से यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, और यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी की जो प्रोफाइल है, जो सोइल प्रोफाइल है वो अपनी मैच्योर अवस्था में पहुंच पाई है। आगे बात करें, देखिए सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र में जो है वो खेती की जा रही है। यहाँ पर उर्वरक जो है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण से इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वर शक्ति है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांगर क्षेत्र के बारे में। आगे बात करते हैं खादर क्षेत्र की। देखिए खादर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर नदी फिलहाल बह रही है, और नदी के बहने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी भरा रहता है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी की जो प्रोफाइल है, जो सोइल प्रोफाइल है वो मैच्योर नहीं हो पाई है।
ये जो क्षेत्र है ये नवीन जलोढ़ीय मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से समझते हैं इसको। देखिए ये है हिमालय और हिमालय की तलहटी में है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है बड़े बड़े पत्थरों से, बोल्डर से। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में इसी से सटा हुआ है तराई क्षेत्र, जिसका निर्माण हुआ है मही निक्षेपों के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह है रिवर वैली, यहाँ पर नदी अभी बह रही है। तो नदी के दोनों ओर कौन सा क्षेत्र है? खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी फिलहाल बह रही होती है। ठीक है, और दूर देखिए यहाँ पर इधर भी और इधर भी, ये है बांगर क्षेत्र। यहाँ पर नदी जो है कभी पहले बहा करती होगी, काफ़ी समय पहले, सैकड़ों वर्ष पहले। क्लियर? तो ये है बांगर क्षेत्र। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये है एक नदी और नदी के पास वाला क्षेत्र जो है वो है खादर क्षेत्र और नदी के दूर जो क्षेत्र है वो है बांगर क्षेत्र। ये दो नदियाँ हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है दोआब। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान के विभाजन के बारे में। गंगा का जो मैदान है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक है अपर गंगेटिक प्लेन, दूसरा है मिडिल गंगेटिक प्लेन और तीसरा है लोअर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अपर गंगेटिक प्लेन की। अपर गंगेटिक प्लेन जो है ये यमुना नदी से लेकर घाघरा नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी को रोहिलखंड प्लेन भी बोलते हैं और इसमें सैंडी डिपॉजिट्स मिलते हैं। और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो अपर गंगेटिक प्लेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी है। सिंचाई सुविधाओं के हिसाब से ये वेल डेवलप्ड एरिया है। और चूंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिंचाई सुविधाएं तो अच्छी है यहाँ पर, लेकिन होता क्या है कि पानी की ज़्यादा उपलब्धता के कारण यहाँ पर खेतों में पानी भरा रहता है। यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण से होता क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्षारीय मिट्टी हो गई है, वो लवणीय मिट्टी हो गई है। क्षारीय मिट्टी क्या होता है और लवणीय मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने पहले वाले डिस्कशंस में, तो आपको जाकर देख लेना है। बात करते हैं मिडिल गंगेटिक प्लेन की। तो देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है कोसी प्लेन। इसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है कोसी नदी। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिसका कारण है कोसी नदी का अपने मार्ग में परिवर्तन करते रहना। ठीक है, इसी प्लेन को कहा जाता है मगध प्लेन, अवध प्लेन या फिर अंग प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन के बारे में। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से गंगा पश्चिम बंगाल में एंटर करती है और इसका विस्तार जो है वो सुंदरबन डेल्टा तक है। ये जो क्षेत्र है काफ़ी नीचा क्षेत्र है, इसका लेवल जो है वो लगभग सी लेवल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आइसलैंड्स हैं जैसे कि सागर आइसलैंड, लोथियन आइसलैंड, और इस क्षेत्र में मिलते हैं बंगाल टाइगर्स, खास करके सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे क्षेत्र के बारे में, जो कि है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। चलिए मैप से देखते हैं इसको कि है कहाँ पर। देखिए उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है उसमें आती है विंध्यन रेंज। क्लियर? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विंध्यन रेंज से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। जैसे कि विंध्यन रेंज से निकलती है चंबल नदी, बेतवा नदी, और बेतवा नदी की एक सहायक नदी है दसान नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो हैं विंध्यन रेंज से निकलकर चलती हैं। इसी प्रकार से केन नदी भी जो है वो विंध्यन रेंज से निकलती है। ये सारी नदियां जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विंध्यन रेंज के बारे में। विंध्यन रेंज जो है वो एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, वो एक ब्रोकन रेंज है। इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश को होते हुए वेस्टर्न बिहार तक है, आपको याद रखना है। विंध्यन रेंज जो है मालवा प्लेट्यू के दक्षिण में पड़ती है और विंध्यन रेंज जो है ये 2 भागों में बटी हुई है। एक है इसकी नॉर्दर्न ब्रांच जिसको कहा जाता है कैमूर रेंज, और दूसरी है इसकी साउदर्न ब्रांच जो कि जाकर मिलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू जो है ये मैकार रेंज का हिस्सा है और मैकार रेंज जो है वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है सोन नदी। सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एंटर करती है और उसके बाद ये बिहार में एंटर कर जाती है। सोन नदी के उत्तर में है कैमूर रेंज, आपको याद रखना है। अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये क्या है, बेसिकली ये है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें। ये जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पठारी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। इसमें जो है बुंदेलखंड के ये जिले आते हैं, जैसे कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और इलाहाबाद और वाराणसी तक जो है इस पठारी क्षेत्र का विस्तार है। इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। क्लियर, इनके बारे में याद रखना है। चंबल, बेतवा और केन ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और सोन व टोंस नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कम होती है, इस कारण से यहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है, शुष्क खेती की जाती है, आपको याद रखना है। और बात करें कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मिलती है लाल मिट्टी, जो खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की प्रमुख फसलों की, तो यहाँ पर उगाया जाता है चना, सरसों, अरहर, ज्वार और गेहूं जैसी फसलों को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात की दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बात की है उत्तर प्रदेश की संरचना के बारे में, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है थ्योरी में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? तो ये आपको बताना है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, और उसी के बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कराना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग केवल मेरे साथ में वीडियो देखोगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो इसका आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको पहले ईमानदारी से खुद से ट्राई करने हैं, और बाद में वीडियो के नीचे आपको कमेंट जरूर करनी है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वो ट्रिक आपको याद रखनी है, रामू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रदेश में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बहती है यमुना नदी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के मैप का अध्ययन करना पड़ेगा अच्छे से। आप क्या कर सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश का मैप आप ले लीजिएगा, पॉलिटिकल मैप, और उसको अपनी रूम की दीवार पर चिपका लीजिएगा। उसको आपको डेली देखना है। आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा जिला कौन कौन से जिलों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, ये काम आपको डेली करना है। तभी जाकर आपको उत्तर प्रदेश का मैप जो है वो क्लियर होगा। ये एक दिन में आपको क्लियर नहीं होगा, तो डेली आपको ये काम करना है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का मैप आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। सबसे उत्तर में है सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अंबेडकर नगर और उसके बाद में संत रविदास नगर। देखिए मैप में देखिए, सबसे उत्तर में है सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर। क्लियर। उसके बाद में है अंबेडकर नगर और सबसे नीचे है संत रविदास नगर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है, ये आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपके माइंड में उत्तर प्रदेश का मैप बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा जो जिला है यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से वो है वाराणसी, उससे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, उससे छोटा है बागपत और उससे छोटा जिला है भदोही। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जिला है वाराणसी जिला, उससे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसको बोलते हैं, उससे छोटा है बागपत जिला और उससे छोटा है भदोही जिला या फिर संत रविदास नगर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो मैप पर देखना है आपको, इधर ये है लखनऊ। लखनऊ की सीमा जो है सीतापुर को टच करती है, बाराबंकी को टच करती है, रायबरेली को, उन्नाव को और हरदोई को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया। देखिए बलिया तो काफ़ी दूर है, यहाँ पर है बलिया। बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो लखनऊ की सीमा जो है वो बलिया जिले को टच नहीं करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, चतुर्थ, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की। पहले 3 राज्य कौन से हैं? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि नेपाल के साथ में इन जिलों में से किसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बस्ती। आपको मैप में देखना है, बस्ती जिला जो है
वो बाउंड्री पर नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा अंदर है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, इन तीनों जिलों की सीमा जो है वो नेपाल से टच होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए ये जो जिले हैं, इन जिलों में सबसे छोटा जिला है वाराणसी जिला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी। जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर, इन तीनों जिलों से क्षेत्रफल के हिसाब से वाराणसी जिला जो है वो छोटा है, आपको याद रखना है। मैप की स्टडी आपको कंसिस्टेंटली करनी है, तभी जाकर आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो टैकल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? ठीक है, तो सबसे छोटे जिले के बारे में बताना है, फिर उससे बड़े के, फिर उससे बड़े के, फिर उससे बड़े के। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी जिले दिए हुए हैं, इनमें जो गौतम बुद्ध नगर है वो सबसे छोटा जिला है, उसके बाद में बाराबंकी, उसके बाद में मिर्जापुर और सोनभद्र। मैप में देखते हैं, देखिए गौतम बुद्ध नगर जिला जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है इनमें, उससे बड़ा है बाराबंकी जिला, बाराबंकी जिले से बड़ा है मिर्जापुर, और मिर्जापुर से बड़ा है सोनभद्र। क्लियर? और सोनभद्र से बड़ा कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। क्लियर? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो आपको बताना है कि कितने राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमा जो है वो स्पर्श करती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का है कितना प्रतिशत? राइट, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्ट है, याद रखना है आपको। कितना है? 7.3%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.3%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो केवल एक ही देश से मिलती है, उसका नाम है नेपाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था मैप की सहायता से काफ़ी अच्छे से। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से मिलती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भाबर क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर बात हो रही है भाबर क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्र में जो है वो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, बोल्डर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? कंकरीली और पथरीली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंकरीली व पथरीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो आपको राज्य का नाम बताना है। तो देखिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, 2 जिलों से लगती है, आगरा व मथुरा से। हरियाणा से भी लगती है, 6 जिलों से लगती है, लेकिन पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट जरूर करनी है, आपको ये बताना है कि इन 17 एमसीक्यूज में से आपके सही कितने हुए हैं। आप एक और काम कर सकते हैं कि इस थ्योरी को आपको पक्का करना है, और इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप कहीं से भी एमसीक्यू लगा सकते हैं। आपके सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है उत्तर प्रदेश की संरचना के बारे में, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में, उसकी थ्योरी को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। वो आपको पूरा पक्का कर लेना है, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कुछ एमसीक्यूज। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन जो है पसंद आया होगा। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।